Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. So we are back again. With the second video of the same topic, which is photosynthesis. अब आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस को, उसको डिफाइन किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उसमें पिगमेंट्स का क्या रोल है। फिर उसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया था फोटो सिस्टम के स्ट्रक्चर को, कि फोटो सिस्टम के अंदर किस तरह से डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और उसके अंदर पूरा क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो किसके अंदर होता है, वो होता है वो जो होता है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वी नो दैट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन मौजूद होते हैं, स्टैक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, दीज आर द स्टैक स्ट्रक्चर, और इनमें से हर एक स्टैक को हम कहते हैं, हर एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। अब फॉर एग्जांपल दिस इज वन थाइलाकॉइड। ठीक है, इस स्टैक स्ट्रक्चर में से ये एक थाइलाकॉइड है। तो इस एक थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर वो फोटो सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर बेसिकली पहला प्रोसेस होता है, और इस थाइलाकॉइड के बाहर जो स्ट्रोमा रीजन होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का सेकंड प्रोसेस होता है या सेकंड फेज होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के बेसिकली दो फेजेस हैं। पहला फेज जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और सेकंड जिसे हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। जो लाइट रिएक्शन है उसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि जो कैल्विन साइकिल है इससे आपकी बुक में बहुत ही सिली सी एक टर्म लिखी हुई है, दैट इज डार्क रिएक्शन, और इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन बेसिकली इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके अंदर लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जिसके अंदर लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, नॉट डायरेक्टली इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल एनर्जी में तो सेकंड फेज में कन्वर्ट किया जाएगा, विच इज कैल्विन साइकिल। इस दौरान लाइट की एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसके अलावा एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी। ठीक है, जबकि जिसका सेकंड फेज है दैट इज कॉल्ड एज कैल्विन साइकिल, इसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं, इसलिए नहीं कहते कि ये डार्कनेस के अंदर होता है या ये रात के वक्त होता है। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इस रिएक्शन के अंदर लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, बिकॉज इसके अंदर ये जो फर्स्ट रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, एटीपी और एनएडीपीएच, वो बेसिकली दोनों, क्योंकि इसके अंदर वो जो लाइट एनर्जी है वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर कैप्चर्ड हुई है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द सेकेंड फेज। तो लाइट एनर्जी तो चाहिए लेकिन डायरेक्टली नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन मोर स्पेसिफिक टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं कैल्विन साइकिल। कैल्विन इज बेसिकली द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु वाज इन्वॉल्व्ड इन डिस्कवरिंग दिस साइकिल। ठीक है, सो हम जो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस टॉपिक। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है लाइट रिएक्शन। इट टेक प्लेस विद इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। आपको पता है, ये यू कैन सी कि ये स्टैक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्रैनम के अंदर एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लाइट एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, और इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिफरेंट नाम से आपको ये प्रोसेस लिखने के लिए कहा जा सकता है एग्जाम में, तो सबका मतलब एक ही है, लाइट रिएक्शन बोलो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलो, बात एक ही है। सो अब लेट्स जस्ट सी कि इसके अंदर और कौन किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें फोटोसिस्टम 1 और 2, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो तो इसको चाहिए ही है। उसके अलावा इसमें कुछ और कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, जैसे साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा ATP सिंथेस। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स का काम है एक तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करना, कैसे करेगा वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे ही आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसका एक और काम होता है कि ये हाइड्रोजन को भी पंप करता है फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, इसके अलावा एटीपी सिंथेस, आपको जैसे कि नाम द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसका काम होगा एटीपी को सिंथेसाइज करना। अच्छा, इसके अलावा कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं, यानी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो मोबाइल हैं, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाएंगी, और उनका काम क्या होगा, दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर। मतलब कि ऐसी मोबाइल प्रोटीन्स हैं जो एक जगह से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगी और दूसरी जगह पर जाके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट कर देंगी या ट्रांसपोर्ट कर देंगी। यानी ये बिल्कुल एक जैसे फूड पांडा के तौर पे काम करती है कि एक जगह से प्रोडक्ट उठा के उससे जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है जहाँ जो भी उसकी डिलीवरी डेस्टिनेशन होती है। 3 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स हैं। प्लास्टोकेनॉन, इसको डिनोट करते हैं हम PQ से। प्लास्टोसाइनिन, इसको हम डिनोट करते हैं PC से। और फेरेडॉक्सिन, जिसे हम डिनोट करते हैं FD से।
अच्छा, इसके अलावा बिफोर बिगिनिंग विद द लाइट रिएक्शन, इससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, विच इज़ अप्रेस्ड एंड नॉन अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के दो रीजन्स होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं नॉन अप्रेस्ड पार्ट या नॉन अप्रेस्ड रीजन, और एक जिसे हम कहते हैं अप्रेस्ड रीजन या अप्रेस्ड पार्ट। ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है ग्रैनम, ठीक है, ये है आपके पास ग्रैनम, और ये एक और ग्रैनम है। ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्टेड होता है बाय स्ट्रोमल लेमेला, ठीक है, तो ये स्ट्रोमल लेमेला है। अच्छा, अब ये जो लेट मी मेक इट विद डिफरेंट कलर सो दैट आप इसको समझ सकोगे। अब लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला जो रीजन है इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, लाइक ये भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये भी थाइलाकॉइड का रीजन है, राइट, और ये भी जो है वो थाइलाकॉइड का रीजन है, ठीक है, ये भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। थाइलाकॉइड की ये वाली मेम्ब्रेन जो कि एक्सपोज्ड है स्ट्रोमा से, अब आपको पता है बाहर कौन मौजूद है, इसके बाहर कौन मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है स्ट्रोमा, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है स्ट्रोमा। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का वो वाली रीजन जो कि एक्सपोज्ड है डायरेक्टली स्ट्रोमा से, ठीक है, ऐसे रीजन को हम कहते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज नॉन अप्रेस्ड रीजन। जबकि अब आप देखो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का ये वाला जो स्टैक्ड रीजन है, क्योंकि इस लाइक फॉर एग्जांपल ये थाइलाकॉइड है, इसके ऊपर दूसरी थाइलाकॉइड है, उसके ऊपर फिर थाइलाकॉइड है, तो ये वाला जो रीजन है ये एक्सपोज नहीं है स्ट्रोमा से, लाइक क्योंकि एक थाइलाकॉइड के ऊपर डायरेक्टली दूसरा थाइलाकॉइड आ गया है, तो ये वाला वो रीजन है जिसके जो कि एक्सपोज नहीं है स्ट्रोमा से, ठीक है। सो दिस region which is not exposed to the stroma, that region is called as oppressed region, ठीक है। ये रीजन आपके पास, ये रीजन, दिस रीजन, ये सारा क्या है आपके पास, ये अप्रेस्ड रीजन है। जबकि अगर आप ये देखो ये वाला रीजन विच इज एक्सपोज टू स्ट्रोमा, इवन ये वाला जो रीजन है विच इज एक्सपोज टू स्ट्रोमा, ये सारा स्ट्रोमा से एक्सपोज है, ठीक है। इवन ये जो स्ट्रोमल लेमेला की मेम्ब्रेन है ये सारा एक्सपोज है स्ट्रोमा से डायरेक्टली। इवन इसके अलावा आप अगर देखो ये वाला जितना रीजन है, ये वाला जो रीजन है, जो भी रीजन एक्सपोज है स्ट्रोमा से, दैट रीजन इज कॉल्ड एज नॉन अप्रेस्ड रीजन, ठीक है। अब हमने ये क्यों पढ़ा है, क्योंकि जो नॉन अप्रेस्ड रीजन होता है, जो एक्सपोज होता है स्ट्रोमा में, उसके अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं आपके पास फोटो सिस्टम 1, ठीक है, और आपका, और इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स जिसका हमने पढ़ा एटीपी सिंथेज, जो कि एटीपी को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। एटीपी सिंथेज और फोटोसिस्टम 1, ठीक है, जिसके क्लोरोफिल की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर, ये दोनों मौजूद होते हैं नॉन अप्रेस रीजन में। नॉन अप्रेस मतलब जैसे अब आप इस डायग्राम में चेक करो, ये जो आपको डार्क रीजन नजर आ रहा है ये है आपके पास अप्रेस रीजन, जबकि जो ये वाला रीजन है जो कि एक्सपोज है डायरेक्टली स्ट्रोमा में, ये हो गया, ये सारा जितना भी रीजन है ये सारा होता है नॉन अप्रेस रीजन। तो इस रीजन के अंदर मौजूद होते हैं फोटोसिस्टम 1 और एटीपी सिंथेज, जबकि ये जो अप्रेस रीजन है विच इज नॉट एक्सपोज टू स्ट्रोमा, इसके अंदर मौजूद होते हैं फोटोसिस्टम 2, ठीक है, दिस बेसिकली कंटेन फोटोसिस्टम 2। इसके अलावा एक और जो कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम डीएस कॉम्प्लेक्स, वो इन दोनों रीजन्स में रैंडमली अरेंज होता है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉन अप्रेस और अप्रेस रीजन वो कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, राइट। लेकिन ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉन अप्रेस रीजन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, जबकि अप्रेस रीजन में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। और ये दोनों रीजन्स किसका पार्ट है, ये दोनों रीजन्स बेसिकली थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सो अब हम फाइनली अपना लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है टॉपिक, जबकि अगर आपको सीक्वेंशली एक एक इवेंट क्लियर हो जाए तो बिलीव मी दिस इज द इजी टॉपिक। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना बच्चे इस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द टॉपिक। अब सबसे पहले आप जो है इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। लाइक ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है एक थाइलाकॉइड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इफ दिस इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन मौजूद है, ग्रैनम मौजूद है, और ग्रैनम का जो एक स्ट्रक्चर है, एक स्टेक स्ट्रक्चर है, दैट इज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की ये जो दिस इज व्हाट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये है आपके पास थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। और हमने पढ़ा था कि जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। तो आप ये देख सकते हो फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम मौजूद है, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 जिसकी वेवलेंथ होती है 680 नैनोमीटर, ये आपको पहले मौजूद नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 मौजूद
नजर आ रहा है, ठीक है। दिस इज फोटो सिस्टम 1। दोनों फोटो सिस्टम मौजूद हैं, फोटो सिस्टम 2 भी मौजूद है, फोटो सिस्टम 1 भी मौजूद है। आपकी ईज के लिए इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ बना दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि फोटो सिस्टम जो 1 होता है और इसके अलावा एटीपी सिंथेज होते हैं वो मौजूद होते हैं नॉन अप्रेस रीजन में, जबकि जो फोटो सिस्टम 2 होता है वो मौजूद होता है अप्रेस रीजन में। बट आपकी ईज के लिए इसको एक सीक्वेंशली यानी एक लीनियर फ्लो में बना दिया गया है, जबकि ऐसा ओरिजिनली नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में रखनी है ऑलरेडी। सो फोटो सिस्टम 2 मौजूद है पहले और फिर फोटो सिस्टम 1 मौजूद है। उसके अलावा बीच में ये आपके पास साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है, ठीक है। दिस इज साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेजेंट। क्या इलेक्ट्रॉन, आपको बहुत सारी और चीज़ें नजर आ रही हैं, उन चीज़ों को अभी स्किप कीजिए, इग्नोर कीजिए। जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ पहले आप वो नोट कर लें, ठीक है। ये आपके पास जो है वो साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स मौजूद है, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि ये मेम्ब्रेन, ये पूरा ये इंटेग्रल प्रोटीन है बेसिकली, जो कि मेम्ब्रेन के आउटसाइड भी मौजूद है और मेम्ब्रेन के इनर पोर्शन पर भी मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स भी नजर आ रही है, विच इज पी क्यू प्लास्टोकिनॉन, पीसी प्लास्टोसाइनिन, और एक आपको ये नजर आ रही है विच इज फेरोडॉक्सिन, ठीक है। ये फेरोडॉक्सिन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 मौजूद है, फोटो सिस्टम 1 मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन्स प्लास्टोकिनॉन, प्लास्टोसाइनिन, पीसी, और ये फोटो सिस्टम 1 के बाद मौजूद है विच इज फेरोडॉक्सिन एफडी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एज एटीपी सिंथेज, ठीक है। 4 कॉम्प्लेक्सेस थे ना, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा ये एटीपी सिंथेज मौजूद है, ठीक है। इस एटीपी सिंथेज का काम क्या है कि एटीपी को सिंथेसाइज करेगा, कैसे करेगा वो जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं एनएडीपी रिडक्टेज। अब एनएडीपी रिडक्टेज इसका मतलब क्या है कि ये वो है जो कि एनएडीपी को रिड्यूस करवाएगा, यानी एनएडीपी एक अदर मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाएगा, और वो एडिशन का काम कौन करेगा, वो ये करेगा जिसे हम कहते हैं एनएडीपी रिडक्टेज। और ये एनएडीपी रिडक्टेज एक तरह का एंजाइम होता है, क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम के अंदर एक सफिक्स यूज की जाती है विच इज एएसई, एज। तो जब भी किसी भी वर्ड के साथ ये सफिक्स लगी होती है एएसई, तो हमेशा समझ जाया करें कि ये एंजाइम की बात हो रही है या ये कोई एंजाइम है, ठीक है। तो ये मौजूद होता है स्ट्रोमल रीजन की तरफ। अब देखो ये एंजाइम जो है वो इंटेग्रल नहीं है बल्कि एक्सट्रिंसिक है, यानी ये एक तरफ ही मौजूद होता है मेम्ब्रेन के, ठीक है। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और वो मौजूद होता है फोटो सिस्टम 2 की तरफ, ठीक है। वो यहाँ पर आपको बना हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट वो इस तरह फोटो सिस्टम की तरफ ही मौजूद होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की थोड़ी सी डिटेल ना हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ मैंगनीज क्लस्टर, ठीक है। इसके अंदर जो है वो मैंगनीज के क्लस्टर मौजूद होते हैं। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है। लाइक ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है। अब ये जब स्प्लिट होगा तो ये स्प्लिट होता है 3 चीजों के अंदर। एक तो इसमें से आपको पता है कि एक इसके अंदर ऑक्सीजन एटम मौजूद है, ठीक है, तो वो रिलीज होगा। इसके अलावा इसके अंदर से रिलीज होती हैं 2 हाइड्रोजन की आइंस, ठीक है, 2 हाइड्रोजन की आइंस, और इसमें से रिलीज होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। सी, ये है हाइड्रोजन का एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसके अराउंड में इसका फर्स्ट शेल है, और आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन, ये अगर हाइड्रोजन का एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेट्स जस्ट इरेज इट,
ये इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज हो गया। तो इसके पास इसने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एंड वी नो के आयोनिक कंपाउंड्स में जो भी इलेक्ट्रॉन अपना जो भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर एक अदर चार्ज आता है, और वो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दो हाइड्रोजन का एटम है तो ऑटोमेटिकली कितनी आइंस प्रोड्यूस होंगी? 2 पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होंगी, और ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होंगे। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसके अंदर दो, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और वो क्यों चाहिए वो अभी प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब वाटर स्प्लिट होता है, जब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इस वाटर को स्प्लिट करता है, तो इसके अंदर से एक ऑक्सीजन रिलीज होता है, 2 हाइड्रोजन की आइंस रिलीज होती हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एक ऑक्सीजन होता है इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, बिकॉज ये कोई ऑक्सीजन एटम कभी भी सिंगल फॉर्म में स्टेबलाइज नहीं होता है। तो हमेशा ऑक्सीजन आपको O2 की फॉर्म में मिलता है, हमेशा डायटोमिक फॉर्म में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी ईज के लिए हमेशा 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं। अब जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो ऑटोमेटिकली O2 प्रोड्यूस होगा, रादर देन एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पर O2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, होती स्प्लिटिंग ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल की ही होती है, लेकिन हम अपनी इसके लिए 2 मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं। 2H2O के मॉलिक्यूल्स हैं तो ओवरऑल ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और हाइड्रोजन आइंस कितनी रिलीज होंगी? बिकॉज यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 हाइड्रोजन आइटम 4 हाइड्रोजन आइंस रिलीज होंगी, हाइड्रोजन आइन कहो या प्रोटॉन कहो। ठीक है, सो 4 प्रोटॉन्स या 4 हाइड्रोजन आइंस रिलीज होंगी। इसके अलावा 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, ये हम कब की बात डिस्कस करें? ये हम डिस्कस करें जब हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ले रहे हैं। ठीक है, सो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को एट द मोमेंट वो एक ही वाटर को स्प्लिट करेगा, बट बिकॉज वी आर कंसिडरिंग फॉर द सेक ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब स्प्लिट होंगे तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, 4 हाइड्रोजन आइंस रिलीज होंगी, और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। दैट्स व्हाट द फंक्शन ऑफ दिस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अगेन सो अब आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस के फंक्शंस बेसिक्स पता है कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइक वी हैव हियर फोटो सिस्टम 2, एंड वी नो कि फोटो सिस्टम 2 के साथ यहाँ पे कौन मौजूद होता है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। और इस वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर बेसिकली कौन मौजूद होते हैं? मैंगनीज के क्लस्टर्स मौजूद होते हैं, ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसके बाद दिस इज फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 का पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। ठीक है, फिर ये आपके पास साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइन है, ये दोनों मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। देन वी हैव फोटो सिस्टम 1। उसके बाद वी हैव अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन विच इज़ फेरोडॉक्सिन, और उसके साथ ही मौजूद है एंजाइम विच इज़ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और वो है NADP रिडक्टेज की फॉर्म में। और दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद है ATP सिंथेज, जिसका काम है ATP सिंथेसाइज करना। नाउ लेट्स जस्ट बिगिन विद प्रोसेस के ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। सी, अब हमें पता है कि जैसे ही फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट हिट करेगी, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के ऊपर भी लाइट हिट कर रही है, और डेफिनेटली जो आता है फोटो सिस्टम 1 के ऊपर भी लाइट हिट कर रही है। ठीक है, ओवरऑल बेसिकली तो पूरे प्लांट के ऊपर लाइट हिट कर रही है, लेकिन प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद जो ग्रैनम है, ग्रैनम के अंदर मौजूद जो थाइलाकॉइड है, और थाइलाकॉइड के अंदर मौजूद ये फोटो सिस्टम, इनके अंदर बेसिकली वो लाइट ट्रैपिंग सब्सटेंस मौजूद है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। देखिए, लाइट को ये मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लाइट को जो है ये साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर कौन मौजूद है? ये फोटो सिस्टम के अंदर मौजूद जो पिगमेंट्स हैं वही लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जब लाइट हिट करेगी तो इन्हें एब्जॉर्ब कौन करेंगे? फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 के अंदर मौजूद ये सारे पिगमेंट्स। लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स से लाइट होती हुई चली जाएगी इस रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद क्लोरोफिल का डाइमर। आप ये देखो, ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज क्लोरोफिल ए का डाइमर, मतलब 2 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स हैं। लाइट हिट करेगी ऑटोमेटिकली, लाइट हिट करेगी, हमें पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, और उन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को कौन कैप्चर कर लेगा? ये मौजूद है आपके पास, दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, दिस इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा? 2 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जैसे ही इन्हें एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन फोटो सिस्टम 2 के अंदर मौजूद प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा? इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, और उन्हें वो ले जाएगा साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास।
ठीक है, प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर आया, इसने यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और उन्हें दे दिया साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, फिर साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स इसको देगा प्लास्टोसाइनिन को। ये अनदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन है। प्लास्टोसाइनिन जो है वो साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा व्हाटएवर इट इज, और ये उसको ट्रांसमिट कर देगा किसके पास, फोटो सिस्टम 1 के पास। अच्छा, अब आप देखो कि जब फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट हिट की थी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे, तो वो वही काम यहाँ पर भी तो होगा ना, ये भी तो सेम फोटो सिस्टम है। यहाँ पर भी तो क्लोरोफिल का डायमर मौजूद है। जब लाइट हिट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे जिन्हें एक्सेप्ट करेगा ये मौजूद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए हैं उन्हें कौन रिसीव करेगा, उन्हें रिसीव करेगा ये फेरोडॉक्सिन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है। इसी तरह से जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए थे तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है उसे कौन पूरा करेगा, उसे पूरा करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पीछे की तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, सी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए, उन्हें ले गया फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन उन्हें कहाँ लेके गया उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन उन्हें कौन लेके गया है, फेरोडॉक्सिन। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन जिसे प्लास्टोसाइनिन पीछे फोटो सिस्टम 2 से लेता हुआ आ रहा है। ये पूरी चेन कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सी, इस पूरी चेन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, लेट्स जस्ट सी इट अगेन। फोटो सिस्टम 2 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए उन्हें लेकर आया प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास, वहां से प्लास्टोसाइनिन लेकर आया इसे फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरे हो गए। ठीक है, तो फोटो सिस्टम के अंदर इस वक्त कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। अच्छा, अब सवाल होता है यहाँ पर पैदा कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे उसकी डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा। तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है, अब वो वाटर, वी नो के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बेसिकली उसका यूजेज यहीं पर ही है। अब वो वाटर क्या करेगा, उस ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स उस वाटर को जो कि स्ट्रोमा में मौजूद था उस वाटर को स्प्लिट करेगा। उस वाटर से स्प्लिट होके आपको पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन एटम मिलता है। अब एक ऑक्सीजन एटम बोले या हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बोले, बात तो एक ही है ना। सी, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 1 ऑक्सीजन का एटम, हम ये कह सकते हैं ना। क्योंकि अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि ये हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब 2 ऑक्सीजन होंगे तो वो बनता है क्या, कंप्लीट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है, तो एक ऑक्सीजन का एटम हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो जब वाटर स्प्लिट होगा तो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा और उसमें से 2 हाइड्रोजन आइंस रिलीज हो जाएंगी और साथ में क्या बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ऐसा ही होगा, अभी हमने वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में पूरा ये देखा था। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाटर में से निकलेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए जाएंगे इस फोटो सिस्टम 2 को। तो इस तरह से फोटो सिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो गई है। ठीक है, सो दिस इज हाउ डेफिशिएंसी दोनों फोटो सिस्टम की कंप्लीट होती है। अच्छा, अब ये जो 2 हाइड्रोजन के आइंस है ना, ये अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है इस ल्यूमेन के अंदर। आपको यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन की आइंस नजर आ रही हैं, ये आपको नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही है, तो ये वही आइंस हैं जो इस वाटर स्प्लिटिंग के दौरान प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब ये जो ऑक्सीजन का एटम है, अब जब दूसरी दफा एक और वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, और वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो फिर लिबरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, जिससे आप और मैं या दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए उसे इनहेल करते हैं। ठीक है, ये हो गया सारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। अब आते हैं यहाँ पर, जो 2 इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास थे, अब फेरोडॉक्सिन उन्हें लेकर कहाँ जाएगा, फेरोडॉक्सिन उन्हें लेके जाएगा NADP रिडक्टेस के पास। अब NADP रिडक्टेस का काम क्या है कि ये रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा, अब यहाँ पर एक अदर कंपाउंड, एक अदर केमिकल सब्सटेंस मौजूद है जिसका नाम है NADP, निकोटिन अमाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये है इसके पास प्लस आइन मौजूद, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को NADP को देगा और साथ में एक H+ आइन को इसके साथ ऐड करवाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब सब ये जो H प्लस आइन है ये इधर से नहीं आई है, ये याद रखना है आपने। ये वो H प्लस आइन नहीं है जो ल्यूमेन के अंदर मौजूद है। ल्यूमेन के अंदर ये H प्लस आइन कहाँ से आई थी? ल्यूमेन के अंदर H प्लस आइन आई थी इस वाटर के स्प्लिटिंग होने से। तो अब ये जो NADP के साथ एक H प्लस का आइन ऐड हो रहा है, ये वो H प्लस आइन नहीं है जो ल्यूमेन के अंदर मौजूद है। ये वो H प्लस आइन है जो बाहर, अब देखो स्ट्रोमा के अंदर भी तो बहुत सारे आइन्स मौजूद है ना, तो ये जो H प्लस आइन आता है ये इस स्ट्रोमा में से आता है। कैसे आता है उस पर मैं थोड़ा सा बाद में आती हूँ। ठीक है, तो NADP ऐड करेगा अपने साथ एक H प्लस का आइन। ठीक है, अब आप देखो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है फेरिडोक्सिन इसको दे देगा NADP रिडक्टेज को। NADP रिडक्टेज NADP में वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करा देगा और ये बन जाएगा ओवरऑल जो सब्सटेंस आपके पास बनेगा वो बनेगा NADPH। अब आप देखो दोनों का पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिमूव हो गया। ये NADPH जो है वो लाइट रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है। एक तो ये होता है और दूसरा होता है ATP। एक प्रोडक्ट आपके पास बन चुका है, दूसरा प्रोडक्ट यानी ATP रह गया। ठीक है, अब हम उस पर आते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो, जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आता है ना, तो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ना, तो ये अपनी एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, ये अपनी एनर्जी को लूज करता जा रहा है। इस एनर्जी को साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स यूटिलाइज करता है टू पंप हाइड्रोजन आइन फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन आइन दो तरह से ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है। एक तो हाइड्रोजन आइन आई है आपके इधर वाटर स्प्लिटिंग होने से। ठीक है, जो 2 हाइड्रोजन आइंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी, एक तो वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रही है और दूसरा हाइड्रोजन आइन स्ट्रोमा से अंदर आ रही है ल्यूमेन के अंदर। और कौन लेकर आ रहा है? उसे लेकर आ रहा है ये साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। कैसे लेकर आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब मूव कर रहा है, तो उससे एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है। उस एनर्जी की मदद से बनती है ATP। ठीक है, उस एनर्जी से यहाँ एक चीज, यहाँ पे एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं ATP। यानी उस एनर्जी को कि साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स ATP के अंदर इनकलकेट करवा देता है। ठीक है, तो इस ATP की मदद से हाइड्रोजन आइंस को स्ट्रोमा में से ल्यूमेन के अंदर एंटर करवाया जाता है। इसीलिए साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को हम हाइड्रोजन आइन पंप भी कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आइंस को बाहर से अंदर की तरफ पंप करते हैं। ठीक है, सो ये जो NADP के पास H प्लस आइन आया था, ये वो आइन था जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स ने स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर इंसर्ट करवाए थे या एंटर करवाए थे। ठीक है, यानी ये वो हाइड्रोजन आइन नहीं है जो वाटर की स्प्लिटिंग से प्रोड्यूस हुए थे, ये वो हाइड्रोजन आइन है जो बाहर से अंदर की तरफ आए थे थ्रू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। आई होप यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं ATP सिंथेज की मदद, ATP सिंथेज की तरफ। अच्छा, अब जब वाटर स्प्लिटिंग की वजह से हाइड्रोजन आइंस अंदर एक्यूमुलेट हो गई हैं, प्लस साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स भी बाहर से हाइड्रोजन आइन को अंदर की तरफ एंटर करवा रहा है, तो इस सारे प्रोसेस के नतीजे में इस थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आइन एक्यूमुलेट हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ठीक है, आप प्लीज लिख देना। ठीक है, स्पेलिंग को प्लीज़ बेयर कीजिएगा, वो आप बुक में से देख सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ओवर दिस स्लाइड विद दिस डिजिटल मार्कर, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो गया है, यानी अंदर हाइड्रोजन आइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू बाहर। अब आपको पता है जब इस तरह की कंडीशन होती है तो एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अब जाहिर सी बात है अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ये स्टार्ट कर देंगी मूव करना अंदर से बाहर। लेकिन ये अंदर से बाहर आ नहीं सकती क्योंकि ये चार्ज आइंस हैं। ठीक है, तो इनको अंदर से बाहर आने के लिए एक स्पेसिफिक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता इन्हें कौन प्रोवाइड करेगा? ये ATP सिंथेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, याद रखें हमेशा चार्जेस जो हैं वो मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकती हैं, वो हमेशा क्रॉस कर सकती हैं प्रोटीन सब्सटेंस के थ्रू, यानी प्रोटीन्स के चैनल्स के थ्रू। तो ये जो ATP सिंथेज का चैनल है, इसके थ्रू ये हाइड्रोजन आइंस अंदर से बाहर मूव करके आ जाएंगे। ठीक है, अब ATP सिंथेज से जब ये हाइड्रोजन आइंस
अंदर से बाहर मूव करके आएंगी तो इनकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी क्रिएट होगी। उस एनर्जी को ये एटीपी सिंथेस क्या करता है, लाइक स्ट्रोमा के अंदर एडीपी मौजूद है और फॉस्फेट के एटम्स मौजूद हैं। एटीपी सिंथेस क्या करेगा, एडीपी और इस थर्ड फॉस्फेट, आपको पता है एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब दो फॉस्फेट ऑलरेडी इसके पास मौजूद है, ये क्या करेगा, इसमें तीसरा फॉस्फेट ऐड कराएगा, लाइक दिस इज एडिनोसिन, ठीक है, इसके साथ मौजूद है आपके पास एक फॉस्फेट ये और दूसरा फॉस्फेट ये, तो ये तो हो गया एटीपी। तीसरा फॉस्फेट जो ऐड होगा, अब आपको पता है, अगर आपको याद हो तो एटीपी के स्ट्रक्चर में वी हैव स्टडीड कि ये जो तीसरा फॉस्फेट होता है, इनके दरमियान में ये जो बॉन्ड होता है ना, ये हाई एनर्जाइजिंग बॉन्ड होता है। क्यों होता है, बिकॉज यही वो जगह है जहाँ पर इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है। कौन सी एनर्जी को, जब हाइड्रोजन आइन अंदर से बाहर मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर से बाहर मूवमेंट की वजह से एनर्जी क्रिएट हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को एटीपी सिंथेस इनका इंसर्ट करवा देता है इस थर्ड बॉन्ड में। तो एज अ रिजल्ट एक एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम कहते हैं एटीपी। अब इस एटीपी के अंदर कौन मौजूद है, एटीपी के अंदर एक तो ये फॉस्फेट मौजूद है जिसे हमने इसके साथ बॉन्ड करवा दिया है, और दूसरा इसके अंदर वो एनर्जी मौजूद है जिसकी मदद से सेल अपने बहुत सारे मेटाबॉलिक टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, सो पहला प्रोडक्ट आपके पास NADPH बना था बाय द रिडक्शन ऑफ NADP विद हाइड्रोजन आइंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वर ब्रॉट बाय दिस फेरोडॉक्सिन। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बना है ये एटीपी का, एटीपी के अंदर एनर्जी को इंसर्ट करवा दिया गया है बाय दिस एटीपी सिंथेस। अच्छा, इसकी एग्जांपल को अगर आप ले तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए बेसिकली जो वाटर की टाइडल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे एक बहुत बड़ा रेजरवायर होता है डैम का, और उस रेजरवायर से पानी को जो है वो नीचे टरबाइन की तरफ मूव करवाया जाता है। तो जैसे ही पानी जो है उस टरबाइन से मूव करता है तो उसकी मूवमेंट की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है कि ये जो, अब जैसे इमेजिन करो कि ये टरबाइन है, एटीपी सिंथेस एक टरबाइन है जिससे हाइड्रोजन आइंस जो है वो फ्लो कर रहे हैं, बिकॉज इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि ये ये कंसंट्रेशन में फ्लो कर रहे हैं, और इनकी फ्लो होने की वजह से एनर्जी जनरेट होती है जिसको एटीपी की फॉर्म में सेव कर लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, कितने हाइड्रोजन आइंस मूव करेंगे तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, तो याद रखो एक एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट करने के लिए 3 हाइड्रोजन आइंस मूव करते हैं अक्रॉस दिस एटीपी सिंथेस। ठीक है, for producing one ATP molecule 3 hydrogen ions will move across this ATP synthase molecule, right? And इस process को the movement of hydrogen ions through this ATP synthase for the production of ATP, this is called as CAM osmosis। बिकॉज हाइड्रोजन आइंस आपको पता है केमिकल सब्सटेंस है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट हो रही है, तो दिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोसिस। तो इसीलिए ओवरऑल इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैम ऑस्मोसिस या कीमो ऑस्मोटिक मूवमेंट भी से हम कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस का पहला रिएक्शन या पहला फेज जिसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। सो इसके नतीजे में 3 बाय प्रोडक्ट्स या 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, याद रखना आपने। पहला प्रोडक्ट आपके पास जो प्रोड्यूस होता है वो होता है NADPH। दूसरा प्रोडक्ट जो आपके पास प्रोड्यूस होता है वो होता है एटीपी के मॉलिक्यूल्स, और तीसरा जो प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है आउटसाइड इनटू द एनवायरनमेंट आउटसाइड, जबकि NADPH और ATP के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज जिसे हम कहते हैं कैल्विन साइकिल, या जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, और हम समटाइम इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, ये तीनों बाई प्रोडक्ट्स आपको, या तीनों प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन की आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इस सब के अलावा यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, बल्कि 2 कॉन्सेप्ट और हैं। एक जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और एक जिसे हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, इन्हीं में से जो हमने पढ़ा है उसी में से ये चीज़ जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी टर्म्स क्लियर है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का क्रिएट होना, फिर कैम ऑस्मोसिस का होना, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर NADPH और ATP का प्रोडक्शन, और फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी वर्किंग आई होप ये सारी क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, आई एम जस्ट क्लियरिंग एवरीथिंग ऑन द स्लाइड सो दैट कि अब हम डिस्कस कर सकें नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, अब फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? फॉस्फोराइलेशन बेसिकली कहते हैं हम ATP की प्रोडक्शन। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन
फॉस्फोराइलेशन हम कहते हैं एटीपी के प्रोडक्शन को, बिकॉज आपको पता है एटीपी का होता ही क्या है, उसमें एटीपी के साथ जो फॉस्फेट अटैच किया जाता है, बेसिकली इस प्रोसेस को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये फॉस्फोराइलेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं नॉन साइक्लिक। अब नॉन साइक्लिक टर्म आपको बता रहे हैं कि नॉन साइक्लिक का मतलब है कि इसमें लीनियर समथिंग कोई फिनोमिना होगा जिसमें कोई लीनियर पाथवे फॉलो होगा, मतलब साइक्लिक पाथवे फॉलो नहीं होगा। जबकि जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, इट इज़ द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग कि इसमें कोई साइकिल फॉलो होगा, यानी चीज़ जो है वो वापस से अपने ओरिजिनल पाथवे पर रिटर्न करेगी। ठीक है, अब कौन सी फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है? ये वाला जो एटीपी प्रोडक्शन है, यहाँ पर इस फॉस्फोराइलेशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपको याद होगा कि अभी हमने बात डिस्कस की थी कि एक एटीपी की एक एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर भी होती है। ठीक है, एक एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो इस जगह पर भी होती है। कैसे होती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, लाइक फॉर एग्जांपल प्लास्टोक्विनोन जो है वो फोटोसिस्टम 2 से इसको साइटोक्रोम बी तक ले आया है। ठीक है, तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लूज़ किया है। तो इस एनर्जी, ये जो लूज़ हुई है एनर्जी, इसको साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स क्या करता है, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस होता है कि एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ऐड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये एटीपी और फॉस्फेट ये आते कहाँ से? ये बेसिकली स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी डिफ्यूज डिसॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर लूज की है, उस एनर्जी को इस एडीपी और फॉस्फेट के थर्ड बॉन्ड के दरमियान ऐड करा देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या प्रोड्यूस होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसको बेसिकली हम फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली लाइट की प्रेजेंस में ये सारा काम हो रहा है। तो अब इस एटीपी की प्रोडक्शन, यानी ये फॉस्फोराइलेशन बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है नॉन साइक्लिक और एक होती है साइक्लिक। अच्छा, अब आप देखो, ये जो यहाँ पर जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, इफ़ फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन को पी क्यू यानी प्लास्टोक्विनोन जो है वो फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम बीएफ तक लेकर आया, फिर साइटोक्रोम ने इसे दे दिया प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन ने इसे दे दिया फोटो सिस्टम 1 को, और फोटो सिस्टम ने दे दिया इसे फेरोडॉक्सिन को, और फिर फेरोडॉक्सिन ने इसे दे दिया एनएडीपी रिडक्टेज को। ठीक है, यानी वापस से ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके यहाँ पर मौजूद किसी भी सब्सटेंस के पास, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के पास नहीं आया है, यानी यहाँ पर एक लीनियर पाथवे फॉलो हो रहा है। तो इस दौरान जो एटीपी प्रोड्यूस हुई है वो प्रोड्यूस हुई है नॉन साइक्लिक पाथवे के थ्रू। तो ये वाली जो फॉस्फोराइलेशन है जिसमें कोई साइक्लिक पाथवे फॉलो नहीं हो रहा है, एक लीनियर पाथवे फॉलो हो रहा है, इस तरह की फोटो फॉस्फोराइलेशन को आप कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अच्छा, इसके कंपैरिजन में एक और फॉस्फोराइलेशन है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब फेरोडॉक्सिन तक पहुंच जाता है, अब होना तो ये चाहिए था ना कि इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देने थे एनएडीपी रिडक्टेज को, लेकिन फेरोडॉक्सिन ऐसा नहीं करता। फेरोडॉक्सिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को वापस ले आता है किसके पास, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, और फिर साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स वापस से इसको किसको देता है, प्लास्टोसाइनिन को देता है, प्लास्टोसाइनिन इसे फिर फोटो सिस्टम 1 को देता है, फोटो सिस्टम 1 इसे फिर फेरोडॉक्सिन को देता है, और फेरोडॉक्सिन बजाय इसके कि ये एनएडीपी रिडक्टेज को दे ताकि एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हो, ये वापस से इसको किसको दे देता है, साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स को दे देता है। ठीक है, अब इस दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अगेन ये अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, उस एनर्जी को साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट कर देता है किसमें, एटीपी के सिंथेसिस में, और यहाँ पर भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। बट यहाँ पर जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वो एक साइक्लिक पाथवे को फॉलो करते हुए हो रही है, तो इस तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, दोनों प्रोसेसेस, आई होप दोनों तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर क्लियर है। सो दैट्स इट, वेरी सिंपल। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। इसके बाद जो इसका सेकंड फेज है, सेकंड इसका जो फेज है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज केल्विन साइकिल, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद आप लोगों ने बुक रीड ज़रूर करनी है, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो इंशाल्लाह बुक रीडिंग से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।